दरअसल दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। और इसी जौनपुर के एक गांव की रहने वाली एक होती हैं निकिता सिंघानिया। व उनकी माँ व उनका भाई, ये तीनों लोग घर से फरार चल रहे होते हैं। जिस दरमियान उन्हें पुलिस ढूंढ रही होती है और इन तीनों लोगों का कोई पता नहीं रहता है कि ये तीनों लोग आखिर गए तो गए कहाँ। इन्हें आसमान खा गई या जमीन निकल गया, इसका किसी को कोई जानकारी नहीं लग पाती। जब जब पुलिस इनके नंबर को ट्रेस करके इनके फ़ोन पर फ़ोन लगाती तो मोबाइल बंद बताया करता, जिसकी वजह से पुलिस के किसी भी तरीके से इन लोगों के संपर्क में नहीं आ पा रहे थे। आखिरकार पुलिस हार मानकर निकिता एवं उसके भाई व उसकी माँ इन तीनों लोगों के नंबर को सर्विस लांच पर डालती है और जांच पड़ताल की कार्रवाई आगे बढ़ाती है। जब भी किसी रिश्तेदार से लेके अगल बगल वालों से पूछा जाता तो वो कहते कि कल तक तो इसी में थी, लेकिन 13 दिसंबर के बाद से कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये तीनों गए तो गए कहाँ। लेकिन पुलिस भी हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि मामला इतना बड़ा था। इस मामले को लेकर पूरे देश में कुछ इस कदर खौफ था, गुस्सा था, जो किसी तरीके से इन तीनों लोगों को पकड़कर जेल की सजा दिलाने पर सारे लोग पीछे पड़े हुए थे। चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, या फिर किसी तरीके का फेसबुक से लेके हर जगह लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहे होते हैं कि इन तीनों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इन तीनों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन अब पुलिस भी क्या करे, जब मोबाइल बंद आ रहा है, घर पर कोई मिल नहीं रहा है। आखिरकार हार मान करके पुलिस वालों ने उस घर पर एक नोटिस चिपकाया और लिखा कि अगर 3 दिन के अंदर आप लोग हाजिर नहीं होते हैं तो मजबूरन हमें आगे की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खतरनाक, खौफनाक और न सिर्फ एक जिंदगी जाने के बाद पूरे देश में किस कदर हंगामा मच जाता है। शायद अगर परिवार अच्छा होता, उसकी पत्नी अच्छी होती, तो उस व्यक्ति को अपना जान नहीं देना पड़ता और उसके बदले में उसे अपनी तरफ से 24 पन्नों की चिट्ठी और तकरीबन 80 मिनट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष मर्डर केस की। बेंगलुरु पुलिस में उनके भाई विकास ने एक FIR दर्ज कराया, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे भाई को जान देने के लिए, उकसाने के लिए मेरी भाभी यानी निकिता सिंघानिया, उनकी माँ व उनके भाई, ये लोग साफ तौर से जिम्मेदार हैं। और ये लोग नहीं चाहते थे कि मेरा भाई जिंदा रहे और बार बार वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते थे, इस तरीके की बातों को कहते थे कि वो किसी तरीके से जान दे दी। अब जैसे ही FIR दर्ज होता है तो ये मामला इतना हाईलाइट हो चुका था, इतना बड़ा हो चुका था कि न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हर जगह से पुलिस पर इतना प्रेशर रहता है कि हर हाल में इन तीनों की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, कैसे इन तीनों की गिरफ्तारी होती है उस कहानी को हम आपको सुनाएं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों होता ये है कि ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप के जरिए बात किया करते थे, क्योंकि ये लोग बेहद शातिर थे और इन्हें पता था कि किसी भी कीमत पर जैसे ही अपने मोबाइल का नंबर ऑन करेंगे और किसी को फ़ोन करेंगे तो पुलिस इन तक बेहद आसानी से पहुंच जाएगी। इस वजह से न निकिता सिंघानिया का पता चल पा रहा था और न ही उसके माँ और भाई का पता चल पा रहा था। बेंगलुरु पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े केस को सॉल्व करने के लिए निकले तो बेंगलोर से उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूर हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इनकी गिरफ्तारी कैसे होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा सर्विस लांच से लेके हर सिस्टम को ये लोग विगत 13 दिसंबर से चकमा देना शुरू करते हैं और निरंतर भागते ही रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जुर्म करने वाला चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको उसके जुर्म की सजा जरूर मिलती है। और इसी तरीके से ये लोग दिमाग लगाकर भाग तो जरूर रहे थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि उनके भागने से
कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन इन लोगों को गिरफ्तार जरूर होना है। और वो दिन भी आता है जब निकिता सिंघानिया के पास उन्हीं के एक रिश्तेदार फोन करते हैं। जब वो फोन करते हैं तो वो उनसे मदद के चक्कर में अपने फ़ोन को ऑन करती है उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद, और फिर उसने फ़ोन को ऑन करने के बाद उन्हें नंबर से कॉल कर दिया। अब जैसे ही उसने नंबर से कॉल किया तो जैसे मोबाइल खुलता है, पुलिस चूँकि सर्विस लांच पर बेहद एक्टिव थी और मोबाइल खुलते ही तुरंत उस जगह के लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है। जैसे ही ये बात पता चलता है, पुलिस की टीम तुरंत गुरुग्राम के उस पीजी की तरफ उसी सर्विस लांच के लोकेशन के थ्रू निकल जाती है, और दूसरी टीम इस गांव पर यानी जौनपुर में और आसपास के इलाकों में खोजबीन करती रहती है। लेकिन आखिरकार ये गलती निकिता व उसके परिवार वालों को इतना भारी पड़ने वाली थी, निकिता ने ये सोचा भी नहीं था। और वो बिल्कुल आराम से उस जगह पर आराम कर रही होती है कि तभी अचानक से उस पीजी के जिस कमरे में ये रहती थी उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो सामने एक महिला जो लेडीज़ पुलिस थी वो खड़ी मिलती हैं। अब निकिता को ये बात समझ में आती नहीं कि वो भागे यहाँ से तो किधर भागी, क्योंकि अंदर कमरा है, बाहर पुलिस है और कमरे से निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं है। आखिरकार बेंगलुरु पुलिस को ये सबसे बड़ी सफलता मिलती है और वो किसी तरीके से निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लेती है। इसको गिरफ्तार करने के बाद अब जो दो मेन साथी अपराधी बचने वाले थे, यानी निकिता का भाई वो और उसकी माँ, इसे गिरफ्तार करने की बारी थी। लेकिन इन दोनों के बारे में पुलिस को कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लग पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने एक साइलेंटली योजना बनाई इसको गिरफ्तार करने के बाद कि अब किसी तरीके से तुम ही बताओ कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे जो भाई है ये दोनों छुपे किस जगह पर हैं। तो पहले तो निकिता ने इससे इनकार किया, लेकिन आखिरकार जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू किया तो उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया और बिल्कुल साइलेंट होकर के निकिता से व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसकी माँ और भाई के नंबर पर कॉल कराया जाता है। जैसे ही इन दोनों के नंबर पर कॉल जाता है तो सबसे पहले उसका भाई फ़ोन उठाता है और निकिता उससे पूछती कि तुम कहाँ पर हो, तो वो बताता है कि मैं प्रयागराज के एक होटल में रुका हुआ हूँ। और उस होटल का पूरा लोकेशन लेने के बाद फिर बेंगलुरु पुलिस की एक टीम उस होटल की तरफ रवाना होती है और प्रयागराज पहुंच जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्रयागराज में उस होटल में जाकर के इन लोगों को गिरफ्तार कैसे किया जाए और ये देखा जाए कि उस होटल में बताए गए स्थान पर वो है या झूठ बोल रहे हैं। उसके लिए दो पुलिसकर्मी तैयार होते हैं, जिनमें से एक का नाम शिवप्पा होता है, उसको डॉक्टर का रोल करना पड़ता है, और जबकि दूसरे का नाम विनीता होता है जो महिला नर्स का रोल करती हैं। और ये दोनों एक्टिंग के जरिए उस होटल में पहुंचते हैं और उस रजिस्टर पर एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद इन दोनों के नाम को यानी निकिता की मां निशा और उसके भाई के नाम को पढ़ते हैं और ये खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग किस नंबर के कमरे में रुके हुए हैं। थोड़ी ही देर नज़र फेरने के बाद पता चलता है कि ये दोनों 111 नंबर के कमरे में रुके हुए हैं और इन दोनों को उसी जगह से गिरफ्तार करना है। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ा सा एक्टिव होते, थोड़ी सी तेज़ी दिखाते तो मामला बिगड़ भी सकता था। इसके कारण सबसे पहले जो डॉक्टर बना होता है वो 101 नंबर कमरे में रुकता है जो ठीक उस 111 के सामने होता है, और जबकि बगल वाले कमरे में जो नर्स का रोल कर रही होती हैं वो रुकती हैं, उनका रूम नंबर 108 होता है। अब दोनों एक दूसरे के पास रुकने के बाद एक कैमरा लगाते हैं और दोनों रात भर जागकर सिर्फ और सिर्फ इसी कमरे पर नज़र बनाए रखते हैं, जबकि अंदर के लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर बेंगलोर पुलिस उनका इंतज़ार कर रही है। और ये दोनों रात भर जगते जगते सुबह का इंतज़ार करते हैं। तो बिना किसी रिस्क के वो तकरीबन शिवप्पा और विनीता ने पूरी रात ख़त्म होने के बाद 8 बजे के आसपास डोरबेल बजाया। जैसे ही डोरबेल बजाया तो सबसे पहले निकिता की माँ सीधे आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं
और दरवाज़ा खोलते हुए सामने दो अनजान व्यक्तियों को देखने के बाद वो चौंक जाती हैं। और तो और वो ये भी नहीं समझ पाती हैं कि ये पुलिस के लोग हैं, लेकिन ये लोग पूरी तैयारी के साथ उस कमरे में अंदर जाते हैं और फिर दोनों से थोड़ी देर तक पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बेंगलुरु पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो किस तरीके से छुप छुपा कर इन लोगों को सुरक्षित बेंगलोर लेकर पहुँचे। और वो इस तरीके से बारीकी से काम करते हैं पुलिस वाले कि सीधे उसी होटल से कैब बुक करते हैं और कैब से इन लोगों को एयरपोर्ट ले जाते हैं और एयरपोर्ट से बाई एयर सीधे बेंगलोर इन लोगों को उतारा जाता है। वहाँ उतारने के बाद इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और उसके बाद उसी रात में सीधे एक मजिस्ट्रेट के घर पर इन लोगों को पेश किया जाता है, जहाँ से सीधे बिना किसी को बताए इन तीनों लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही ये लोग जेल में चले जाते हैं, उसके बाद कहीं बेंगलुरु पुलिस चैन की सांस लेती है और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आखिरकार इन लोगों ने तमाम तरीके की जो डिमांडें रखी थी, ऐसा कहा जाता है कि अतुल सुभाष ने ये भी कहा था कि उनकी पत्नी जो निकिता होती हैं वो उनसे 3 करोड़ रुपए का डिमांड करती हैं दहेज, उत्पीड़न और अन्य तमाम तरीके के मामलों से बचाने के लिए। लेकिन वो पूरा ना कर पाने के कारण उस बेचारे को अपना जान गंवाना पड़ता है और उसके बदले अब इन तीनों दोषियों को पुलिस ने सही जगह पर पहुंचाया, यानी जेल में पहुंचाया। अब शायद कुछ अतुल सुभाष की आत्मा को शांति तो जरूर मिली होगी कि इन तीनों लोग जितना उस व्यक्ति को टार्चर किए थे उसके मुकाबले ये लोग जब जेल गए तो थोड़ा सुकून देशवासियों सहित अतुल के परिवार वालों को भी मिलता है कि आखिरकार ये तीनों जेल में तो गए सही। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।